नमस्कार, मैं उमर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में और आज दोनों मेहमान देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। बहुत दिन बाद पीयूष जी और वसीम अल्ताफ जी दोनों एक साथ क्योंकि बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे कि पीयूष जी और वसीम जी को वापस साथ लेकर आइए और वापस से जो पहले जैसी जो चर्चाएँ हम लोग करते थे, वो हम आज फिर करेंगे। बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। नमस्ते अम्बर नमस्कार। जी, नमस्ते वसीम जी। आपके सब सुनने वालों को बहुत-बहुत नमस्कार और प्रणाम। थैंक यू प्रणाम। फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रेवोल्यूशन ऑफ रोमांस ओवर द पीरियड ऑफ डिकेड्स या फिर हम कहें कि 100 साल से ज़्यादा का पुराना हिंदी सिनेमा है और हम अगर इस पूरी शताब्दी की या पूरे इसकी बात करें, तो कितना और कैसे-कैसे रोमांस बदला। 30s से बात करें 40s, 50s, 60s और 80s, 90s तो हर दौर में जो रोमांस रहा है फ़िल्मों में, वो अलग-अलग तरीके से दिखाया जाता रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीयूष जी से। पीयूष जी, जब फ़िल्मों की शुरुआत हुई और रोमांस क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हिंदी सिनेमा है उसका एक कोर एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है आज भी क्योंकि रोमांस और रोमांटिक गानों के बिना फ़िल्में चलती नहीं है। तो कैसे-कैसे ये बदलाव हुआ? कैसे-कैसे हम इस रिवॉल्यूशन को हम विटनेस करते आए हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, रोमांस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये तो एक ह्यूमन इमोशन है और ये तो आप कह नहीं सकते कि इस टाइम पे शुरू हुआ या उस टाइम पे शुरू हुआ, क्योंकि ये तो हमेशा ही, जब तक इंसान मैं दुनिया में फ़िल्मों की बात कर रही हूँ। फिल्मों में ऐसा है कि इसको यूं समझिए कि जो 19 ऐसा सिनेमा जो कि थिएटर से इन्फ्लुएंस होके फिल्मों में आया था, जो कि शुरू के बहुत सारे फिल्म्स हमारी जो बनी थी वो थिएटर से सीधी अडॉप्ट करके ऑन स्क्रीन बना दी गई थी। वो वाला तो सिनेमा जो था वो रोमांटिकली परमिसिव नहीं हो सकता था, बिकॉज ऑन स्टेज एंड थिएटर यू कैनॉट बी परमिसिव एज फार एज रोमांस इज कंसर्न. It was restrained to dialogues and from dialogues to songs. लेकिन जो सिनेमा हमारा वेस्टर्न फिल्मों से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, फॉरेन फिल्मों से, उसमें हमारा स्क्रीन के ऊपर परमिसिव रोमांस था. इट वाज मोर परमिसिव. अब आप देख लीजिए कि वी हैड किसिंग सीन्स इन 1930s. तो इट वाज परमिसिव बिकॉज इट वाज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड और ब्रिटिश सेंसर बोर्ड था, तो ब्रिटिश डिड नॉट केयर अबाउट दैट. So this is where the structure started, till the social norms started becoming more prevalent, and we said नहीं ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो. लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सोशल फैब्रिक में, किसी भी सोसाइटी में जो यंगर जनरेशन होती है, समझ लीजिए 14-15 से लेकर 27-28 तक की जनरेशन होती है, वो हमेशा ही रिबेल होती है. They are always rebelling against something or the other that is prevalent in the society. तो वो रिबेलिंग जो होती है उनकी, ये फिर रोमांस में भी आता ही है ना, क्योंकि इश्क और मोहब्बत भी रिबेल में आ जाती है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द सेट प्रिंसिपल्स बाय योर पेरेंट्स और सीनियर एज पीपल. तो ये रोमांस जो है ना हिंदी फिल्मों में, आप यूं समझिए कि 30s में तो मोस्टली डायलॉग्स एंड सॉन्ग्स के ऊपर रिस्ट्रेंट था, और वो भी बड़ा रिस्ट्रेंट था साइड ऑफ, मतलब क्या कहा जाए उसको कि बुकिश, मोर बुकिश देन प्रैक्टिकल. 40s में आके वो थोड़ा और ओपन हो गया एंड इट बिकेम अ लिटिल मोर फ्रैंक एंड कोलोकोल कहा जाए तो भी अच्छा है. 50s saw another hit because of the independence and the war and everything else. So it became different. And from there, we have always shown a little more boldness from the previous time to make it hit the audience. तो वो जितनी बोल्डनेस बढ़ती जाती है उतनी बोल्डनेस और बढ़ती जाती है. अब पहले जमाने में क्या था कि लोग आंखों के इशारों से रोमांस कर लिया करते थे. फिर उसके बाद अब तो पहली मुलाकात के बाद ही बिस्तरे का सीन हो जाता है. तो ये तो दिस इज व्हाट इज सोसाइटी गोज ओवर द चेंज एंड एवरीथिंग. बट हमारा रोमांस जो है ना वो प्राइमरीली गानों के साथ तो हमारा बहुत लिंकेज है रोमांस का. तो अगर आप गानों की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो रोमांस की हिस्ट्री मिलनी शुरू हो जाएगी आपको.
कि गानों में कैसे वर्ड्स यूज होते थे, कैसे। ये बड़ा अजीब सा एक किस्सा है हमारी फिल्मों का कि हमारे से पहली जनरेशन जो थी वो बहुत अच्छी हिंदी और बहुत अच्छी उर्दू समझती थी। हमारी जनरेशन जो, अब मेरी जो जनरेशन है, मेरी जनरेशन के अंदर भी मेरे भाई बहन जो हैं खुद, वो भी इस तरह की हिंदी और उर्दू नहीं समझते जो मैं समझता हूँ। तो उनकी वो भी छूट गई, और मेरे से अगली जनरेशन की तो और भी छूट गई। तो ये लैंग्वेज का जो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है ना, उस लैंग्वेज के डिस्कनेक्ट ने एक अलग किस्म की वोकैबुलरी रोमांस के लिए इंट्रोड्यूस कर दी है। तो वो अलग वोकैबुलरी में फिर यही है कि जो आपको स्लैंग सुनते हैं या बम्बैया लैंग्वेज सुनती है या कुछ भी ऐसा सुनता है, वो ऐसा ही होता है फिर। तो ये चेंजेस जो है ये अपेरेंटली होते गए हमारे इसके अंदर। पुराने हीरोज जो थे हमारे, जो अब आप रोमांटिक हीरोज की बात कर लीजिए तो आप सैगल से शुरू कर लीजिए, तो सैगल का तो सारा रोमांस ही गानों में था। दैट्स सर ऑल। मेरा एक सवाल है सर, सैगल पे आने से पहले मेरा एक सवाल है। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि थिएटर जो था, पहले थिएटर हुआ करता था और फिर थिएटर से फिल्म ने इवॉल्व किया एक तरह से, यानी थिएटर से फिल्म ने अपनी एक डायरेक्शन ली। तो थिएटर में तो डायलॉग्स होते थे, थिएटर में तो आप स्टेज पे खड़े होके डायलॉग्स बोलते थे और आपके पास बहुत स्पेस होती थी रोमांस को एक्सप्रेस करने की। लेकिन जो फिल्म्स हमारी जब शुरू हुई हैं 1913 में राजा हरीश चंद्र से, तो उसमें तो डायलॉग्स थे ही नहीं, वो तो साइलेंट मूवीज होती थी। तो फिर साइलेंट मूवीज में रोमांस का जो इजहार था, उसमें फिर सिर्फ आप एक्सप्रेशन से और अपनी मूवमेंट से आप इजहार करते थे रोमांस का। तो ये तो मुश्किल नहीं था बहुत ज्यादा उस वक्त? हाँ, मुश्किल तो था ही ना। जब आप फ्रेम के ऊपर, आप इसको यूं देख लीजिए कि आप कोई साइलेंट एरा की फिल्म उठा के देखिए, तो आपके फ्रेम के ऊपर जब मेन एंड फीमेल दोनों हैं और आपने फीमेल के फेस के ऊपर फ्रेम को, कैमरा को लगाया, फिर मेल के फेस पे लगाया और आंखों के इशारों से आपको बात समझ में आ गई, तो ये चीज तो कन्वे हो जाती थी ना कैमरा के थ्रू। और थिएटर में तो यूं होता है कि सर जो डायलॉग्स होते हैं वो तो हैं, लेकिन डायलॉग्स भी तो उतने परमिसिव नहीं होते ना कि आप उस तरह के डायलॉग्स यूज कर सकें थिएटर में भी। और आप एक दूसरे को हाथ तो लगाते नहीं थिएटर में। इवन इफ यू आर प्लेइंग अ रोमियो जूलियट का ड्रामा ऑन थिएटर और लैला मजनू का ड्रामा, यू आर नॉट फिजिकल। लेकिन फिल्मों में आते आते क्या हुआ कि आपकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो चेंज हो गई ना। तो स्क्रीन प्रेजेंस को चेंज होने से क्या है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज वो कैमरा में कैप्चर करके स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोजअप पे हो गई ना। थिएटर में तो इतना क्लोजअप पे नहीं होती ना। तो ये चीज जो है वो कन्वे हो गई उस तरह। और एक बात और थी कि जितने भी, जब भी ये फिल्में डेवलप हो गई थी 1931 से, लाइक रादर 1913 से, 1913 से, तो 1917-18 तक आते आते हर थिएटर के सिनेमा हॉल के सामने पूल में बैठ के लोग म्यूजिशियंस गाने बजाया करते थे या गाने गाया करते थे। तो उनके गानों की थीम कन्वे कर देती थी कि फिल्म में क्या चल रहा है या इमोशन क्या है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दी साइलेंट एरा। अब वो जो उसकी फिल्म है अपने हिमांशु राय की, वो भी तो साइलेंट एरा की फिल्म है जिसमें उसने किसिंग के सीन दिखाए हुए हैं। वो भी साइलेंट एरा की आनंद राय फिल्म है। और जुबैदा, जुबैदा थी मेरा ख्याल है। कर्मा, कर्मा जो कर्मा, फिल्म है उनकी, कर्मा भी है और एक और जुबैदा फिल्म थी जो है, उनके साथ, हाँ जुबैदा थी। जुबेदा भी थी उनकी। इस तरह की जो उनकी फिल्में हैं वो तो, उनमें उन्होंने तभी से रोमांस अलग तरीके से पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था। तो कन्वे तो हो ही जाती है बात, इमोशन तो कन्वे हो जाता है ना पिक्चर्स के थ्रू। तो ये तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड इट। मैं आ तो जाऊँ इसका मतलब ये है हाँ सर, बताइए। हाँ बताइए। इसका मतलब ये है कि जो डायलॉग्स हैं उन्होंने आपकी जो एक्टिंग है उसको नुकसान पहुंचाया, यानी। नहीं, इनहांस नहीं, इनहांस भी किया। लेकिन लेकिन सर जो साइलेंट ईरा की मूवीज थी उसमें फिर एक्टिंग की स्पेस जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और डायलॉग्स जब आ गए तो फिर लगता है कि थोड़ी कम हो गई वो।
नहीं सर, जरूरी नहीं है ना। अब आपके पास, अब आप साइलेंट एरा की फिल्म्स देखेंगे तो बहुत सारे फ्रोजन फेसेस हैं जिनके अंदर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। तो वो तो एक औरत की शक्ल दिखा दी तो बस बहुत है ये समझने के लिए कि बड़ी खूबसूरत औरत है, आदमी को इश्क हो गया। ये तो एक मतलब इट वाज वे टू कन्वे इट ना बाय द कैमरा। तो उसमें कोई जरूरी नहीं था कि एक्टिंग का कमाल हो। पर डायलॉग्स जो थे इसने तो एक्टिंग के प्रोसेस को इनहांस किया है ना। इंसान अपने एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग को यूज करता है ना। अब इसमें आप ठीक है। दूसरी, अब आप कहेंगे कि आप नूतन की फिल्में देख लीजिए, बंदनी या सुजाता वगैरह, वो बिना डायलॉग बोले ही तो मुंह से कन्वे कर देती है कि मुझको इश्क हो गया, कर देती है ना अपनी आंखों से। तो ये तो दोनों चीजें हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर in the way that you are either using dialogues to convey yourself or you are just using facial expressions to convey yourself। दोनों बातें हो जाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सैगल पे आ जाते हैं सर 30s में। अभी सैगल के एरा में तो ये था कि द रोमांस वाज एसेंशियली थ्रू सॉन्ग्स और थ्रू डायलॉग्स। उसके बाद जो 40s में चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं उसको, सिचुएशन इन द इंडियन सोसाइटी, while the British censorship started putting its own censorship on us, the Indian society put a censorship on it कि यह दिखाइए, ये मत दिखाइए, आप जिम्मेवार हैं, नहीं जिम्मेवार हैं, ये सब चीजें आने लगी। और फिर उसके बाद ये 50s तक आते आते हमारा टोटल फैब्रिक चेंज हो गया। मैंने कहा जैसे वॉर और इसके कारण। और उसमें भी आप देखेंगे तो गानों में आपको ये दिखता है, सुनाई देता है कि लोग ज्यादा डायरेक्ट हो जाते हैं। पहले क्या है कि पहले का जो गाना है वो गाना बताता है कि बसंत चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। अगले गाने में ये है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ये डायलॉग थोड़ा डायरेक्ट हो गया, अप्रोच डायरेक्ट हो गई। और फिर उसके बाद जितनी बोल्डनेस बढ़ती गई उतनी ज्यादा गानों में भी चेंज दिखने लगा हमारे को। अब जो पुराने हीरोज हमारे हुआ करते थे, आप देखिए मोस्टली आप देखिएगा कि अगर देवानंद की फिल्में देखिए, इवन शम्मी कपूर की देख लीजिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा बॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती हीरो हीरोइन की। मैं आपके सामने खड़ा खड़ा गाना गा रहा हूं लेकिन मैं आपको झटके वटके हाथ से पकड़ के नहीं दे रहा हूं या गले नहीं लगा रहा जबरदस्ती। शम्मी कपूर में भी नहीं था ये। आप नोटिस करेंगे कि शम्मी कपूर अपनी जगह में नाचता रहता था मगर वो हीरोइन को दबोचता नहीं था। तो ये चीजें जो थी ना, एक बॉडी रिस्ट्रिक्शंस जो थी रोमांस के अंदर, वो तब थी उस समय। हालांकि हमारे गानों ने, म्यूजिक ने हमारे बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दिया है रोमांस को। और हमारा रोमांस तो मतलब फिल्मों का क्या कहा जाए, ये कहा जाए कि आप कहेंगे 80 to 90% फिल्म जो हैं वो लड़का लड़की के इश्क के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो जो फिल्में इसी तरह की थीम के साथ बन रही होती हैं, या जिस फिल्म में इश्क मेन थीम नहीं है उसमें भी तो अंडरलाइंग है ना। तो अंडरलाइंग अगर सेकंड ट्रैक पे चल रहा है तो भी रोमांस की जगह आ जाती है और फिर वो गाने वाने और वो सब चीजें आ जाती हैं। अब आजकल तो रोमांस आपको करना है तो आपको बम्बैया लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी रोमांस करने के लिए। पता नहीं कैसी लैंग्वेज हो, मेरे को तो समझ में आती बम्बैया लैंग्वेज से ज्यादा पीयूषी आजकल, जैसे कि आपने कहा कि पहले जो गाने होते थे उनमें बहुत ज्यादा इमोशंस होते थे, बॉडी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता था, डिस्टेंस होती थी और एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें थी। लेकिन आजकल फिल्मों में बॉडी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, लिरिक्स का कोई अता पता नहीं है, गाने की कॉम्पोजिशन कहाँ है, बहुत फास्ट म्यूजिक और कुछ भी उठाया लगाया इधर उधर से और लगा दिया और बस ये सब चल जाता है। आजकल का जो ये ट्रेंड है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितना ज्यादा हम फॉरेन किसी भी जगह का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर लेंगे ना, उतना ज्यादा हम अपनी अर्थ, अपनी जमीन को खोते जाएंगे, गंवाते जाएंगे। तो यही हो रहा है हमारे साथ कि हमने सारा, या तो म्यूजिक आपको वो सुनता है जो पंजाब का टक 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 वाला म्यूजिक है, और या आपको सुनता है सारा का सारा अपना एफ्रो म्यूजिक या इस तरह का म्यूजिक कॉपी किया हुआ। ये कोई डाउट नहीं है कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने हमेशा ही फॉरेन फिल्मों से कुछ ना कुछ कॉपी किया है। लेकिन पहले ये होता था कि मैंने इस इन्फ्लुएंस लेकर मैंने इस चीज को अपने तरीके से बना लिया। इवन आर.डी. बर्मन के टाइम तक कि मैंने एक बहुत अच्छी धुन सुनी है, इन्फ्लुएंस लिया और अपने तरीके से उसको बना लिया। अब एक गाना है मुकेश का गाया हुआ, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। आप अगर उसकी ओरिजिनल को सुन लीजिए, मेरे पास उसका ओरिजिनल भी है,
और मैं दोनों को सुनता था, तो ओरिजिनल सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना आपको आरडी का लगता है, क्योंकि उसने उसके मॉड्यूलेशंस वगैरह अडेप्शंस बहुत खूबसूरत की हुई है। ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो ये पहले ये होता था, अब क्या है, अब तो कॉपी पेस्ट है कि आपके पास टाइम ही नहीं रहा तो उधर से उठाइए इधर पेस्ट कर दीजिए। और अब कॉपी पेस्ट में भी एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि 3 सेकंड का यहाँ से मारो, 12 सेकंड का वहां से उठाओ, 15 सेकंड का यहाँ से उठाओ, जब तोड़ के खिचड़ी बना लो। तो अब आपका जो स्किल है वो कॉपी पेस्टिंग स्किल हो गया। तो ये जो इन्फ्लुएंस होता है ना, ये पहली बात तो ये है कि अपने कल्चर के साथ क्लैश करता है, और क्लैश करते करते ये होता है कि फिर वो कल्चर वाला लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब यही होने वाला है, चलो इसको एक्सेप्ट कर लो। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद आवर मॉडर्न डे म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। तो अब मेरे को सोसाइटी में, मेरे ख्याल से जैसे हम रोमांस करते थे वैसे ही अब भी करते ही होंगे लोग रोमांस। आई मीन आई कैन से आई एम आउट ऑफ टच, बट लेकिन फिर भी सर लोग वैसे आउट ऑफ टच नहीं होना चाहिए सर, आउट ऑफ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा टच तो वही है कि मैं गाने सुन लेता हूँ अभी भी, तो म्यूजिक से इन्वॉल्व रहता हूँ। लेकिन गान देखिए, म्यूजिक जो है ना वो इमोशन को क्या कहते हैं, इनहांस करने का काम करता है। किसी भी इमोशन को, चाहे दुखी हो इंसान, चाहे खुश हो, चाहे जो भी इमोशन हो, देश प्रेम का इमोशन हो, वॉर का इमोशन हो, सो भी हो, उसको इनहांस करता है। तो रोमांटिक गाने भी इसी तरह रोमांस को ही इनहांस करने के लिए ही बनाए जाते थे। तो वो रोमांस के गाने जो हैं, अब आजकल की जनरेशन उस तरह के रोमांस के गाने गाती है या नहीं गाती, मुझे नहीं पता। एक तो फिर दूसरी बात ये होती है कि टाइम्स हैव चेंज, कहा जाता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं, कि हमारे ज़माने में कहते थे कि वक्त होता था, अब नहीं होता। तो ये एक वक्त की भी बात हो जाती है, प्रेशर्स ऑफ द सोसाइटी अलग हो जाते हैं। पहले हमारे पास प्रेशर होता था कि तुझे ग्रेजुएशन पास करनी है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पढ़ाई करनी है। अब वो प्रेशर जो है डिफरेंट हो गए। अब आपको यंग उम्र से ही सोचना पड़ता है कि मेरे को डिफाइंड करियर क्या करना है, पैसे कितने कमाऊंगा, कहाँ पर जॉब पड़ेगा, करेंगे, ये सारी एक प्रेशर सोसाइटी बिल्ड कर देती है आपके ऊपर। तो वो प्रेशर में ही फिर प्रेशर में रोमांस होता है ना, वो भी तो प्रेशर ही है ना, कि मेरे पास इतना ही टाइम है बस। और फिर वो सोशल नॉर्म्स जो जितने परमिसिव सोसाइटी होती जाती है, वो सब चीजें इन्फ्लुएंस डालती रहती है हमारे ऊपर। तो ये मैं ये समझता हूँ कि एक एरा होता है हर चीज का। अब 80s तक का, 70s 80s तक का म्यूजिक अलग टाइप का था, 80s से 90 और 2000s का म्यूजिक अलग टाइप का है, 2000 टू 2024 23 24 का म्यूजिक अलग टाइप का है। तो ये इवॉल्व तो करता रहेगा हमेशा। अब ये कब जाके दोबारा अच्छी लैंग्वेज फिर से आएगी, इंट्रोड्यूस होगी, नहीं होगी, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन लॉन्जिविटी तो उसी की होती है जिस चीज में खूबसूरती हो। अगर म्यूजिक या ट्यून्स अच्छी नहीं है तो उसमें लॉन्जिविटी नहीं होती। आप पॉपुलैरिटी कर सकते हैं कि एक दिन 2 दिन पॉपुलर हो गया, उसके बाद गायब हो जाएगी वो चीज, हवा हट जाएगी। तो रोमांस इज टेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अब रोमांस के साथ साथ सोशल वायलेंस बहुत ज्यादा आ गई है, तो रोमांस में भी फिर रिलेशनशिप, मैन वुमन रिलेशनशिप में भी वायलेंस आ गई है, या सराउंडिंग वायलेंस आ गई है कि मेरे आसपास वायलेंस चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे रोमांटिक फैब्रिक को अफेक्ट करती सर है। बात ये है कि हम जो म्यूजिक देखते हैं गोल्डन इरा का, उसमें आ, उसमें हिजर भी है और इसमें विसाल भी है, उसमें आप आ, आप मुख्तलिफ किस्म के जज्बात और एहसासात का तजुर्बा भी करते हैं। कभी जुदाई है, कभी मिलन है, तो उसमें फिर बहुत गुंजाइश निकलती है क्रिएटिविटी की, कि कोई क्रिएटिव चीज आप बना सकें, यानी ऐसी सिचुएशंस हैं। तो अब जहां पे आज के दौर में इब्तदा ही बेडरूम से होती हो, वहां पे फिर गाने कहाँ पे कंपोज होंगे अच्छे? आप क्या कहती हैं? हाँ तो वही होंगे ना फिर। अब तो आप ये देखिए कि ऐसा तो है नहीं कि आज जुदाई का इमोशन लोगों में नहीं रहा, या मिलने का इमोशन नहीं रहा दोबारा, या एक दूसरे से अलग हो गए तो उसका इमोशन नहीं रहा। ये तो है ना, इमोशन तो है ना इंसान के अंदर, उसको हम हाईलाइट करके सोशल फैब्रिक में दिखाते नहीं या शो नहीं करते।
अब मुझे किसी ने बताया था कि कितने साल, 18 साल या 22 साल कितने हो गए, किसी को ये सैड सॉन्ग बना ही नहीं फिल्मों में। तो अब ये तो है नहीं कि सैड इमोशन नहीं होता लोगों में, दुख तो होता ही होगा भाई अभी भी, लेकिन वो गाने अब नहीं बनते बिकॉज वो सोशल फैब्रिक में एक्सेप्टेबल नहीं होते। मैं जो आजकल जो चलते हैं ना, आपके जितने भी ये शोज चलते हैं जो इंडियन आइडल टाइप के और इस तरह के जो 2-4 शोज चलते हैं, बड़ी रेयरली मैं कोई देखता हूँ बिकॉज मेरे को बहुत गंदे लगते हैं वो, लेकिन मैं देखता हूँ फिर भी कभी कभी पॉप अप हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर तलत महमूद और हेमंत कुमार और ये होते तो इनको तो एंट्री ना मिलती, इनको तो बाहर ही पहले ही फेंक दिया होता बाहर। तो ये तो आजकल का फैब्रिक ही ऐसा हो गया कि आपको एक्सेप्टेबल ही वही है जो कि, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने नोटिस किया होगा एक चीज को कि किसी अमेरिकन फिल्म्स के अंदर, किसी भी अमेरिकन फिल्म्स के अंदर एक किसी ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हीरो या हीरोइन जो भी हैं वो कहीं अकेले खड़े होकर बड़े जोर से आ करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो इमोशन है वो इस तरह निकलना चाहिए। हमारी सोसाइटी में तो ये चीज है नहीं। अब आप देखेंगे हमारी हर फिल्म में वो चीज आ गई है, हर फिल्म में कोई ना कोई आ कर रहा है, क्योंकि हमने अमेरिका से कॉपी करना है। आपने देखा होगा किसी अमेरिकन फिल्म के अंदर, कम से कम मैं आपको बता सकता हूँ, पहली बार मैंने देखा था एक जॉन पॉल बर्नांडो, जॉन पॉल जॉन पॉल बेलमोंडो, फ्रेंच बलमोंडो, एक्टर, फ्रेंच एक्टर। बर्गलर्स में था, हाँ बर्गलर। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर। मैंने कम से कम उनकी 40-50 फिल्में देखी। खैर वो, और मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में ही देखी, लेकिन वो उनकी एक फिल्म में मैंने एक बार देखा था कि वो एक ट्रेस किसी को ट्रैक कर रहा है, क्रिमिनल को, तो वो लिंक करने के लिए बोर्ड के ऊपर फोटोग्राफ्स को लगाकर धागे बांधता है। ठीक, अब आप मुझे बता दीजिए आज कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म बनती है जिसमें धागे नहीं बांधते? सब में वही क्योंकि हमने फॉरेन कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हम अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाते हैं, अपना कल्चर भूल जाते हैं, अपनी चीजें भूल जाते हैं। तो यही हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। एंड हमारी एक और प्रॉब्लम ये है कि वी लव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग वेस्टर्न, कि जो अमेरिका खा रहा है वो हमको खाना है, जो वहां पर लैंग्वेज चल रही है वो लैंग्वेज हमको यहाँ यूज करनी है। अब वो कब किसी ने कौन सी एक फिल्म में बताया था ना कि गांव के लोग लड़के दिखाए, छोटे शहर के लड़के दिखा रहे हैं और वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जो समझ में आती नहीं है, लेकिन बोलनी तो है ना, टर्मिनोलॉजी भी वही यूज करनी है ना, क्योंकि हमको कॉपी करनी है। तो ये हमारी सोसाइटी पर रोमांस भी उसी तरह फोर्स हो गया ना, वेस्टर्न रोमांस हमारे ऊपर फोर्स हो गया। जाहिर है वो अब दिलीप कुमार का रोमांस हुआ करता था और अब इमरान हाशमी का है, तो नहीं नहीं, इमरान हाशमी पुराना हो गया सर। अभी तो बहुत सारे नए आ गए। इमरान हाँ, हाशमी का भी जा चुके बहुत कुछ आ गया। वो भी पुराना हो गया है। हाँ, इसी बात से अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि हमारी इंडस्ट्री 100 साल से ज्यादा पुरानी है, आप किसको मानते हैं कि कौन है रोमांस का बेताज बादशाह, जिसको पूरे 100 साल में आप सबसे आगे मानते हैं कि इससे बड़ा रोमांटिक हीरो अब तक हिंदी सिनेमा को नहीं मिला? मुझे पूछ रही हैं आप? जी अरे, यू वांट मी टू नेम वन? यस। Oh my God! Then I would say Devanand. देवानंद Devanand is the romantic icon of the century, सबकॉन्टिनेंट, of ऑफ the द सबकॉन्टिनेंट। century. और उनके साथ मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार। तो अगर उनकी आवाज किशोर और मोहम्मद रफी की हो, दोनों की, मैं दोनों को 50-50 देता हूँ। और स्क्रीन पर देवानंद अगर आपको दिखे, उससे ज्यादा रोमांटिक और कुछ है ही नहीं मेरे लिए। अब ठीक है कि आई इक्वली लव द सॉन्ग्स ऑफ अदर पीपल आल्सो एंड अदर एक्टर्स आल्सो, बट देन इफ आई हैव टू फाइंड एन एज सुपीरियरिटी देन इट इज देवानंद। अच्छा सर, ये अंबर के सवाल के जवाब में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको किसी हीरोइन को आपने मुंतखब करना पड़े, मर्दों में तो चलो देवानंद हो गया, तो खवातीन में आप किसको रोमांटिक हीरोइन का लकब देंगे? मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है ये, कोई क्योंकि 2-3 बता दे सर। नहीं, ये बड़ा वो है कि एक फेज में ये अच्छी थी, दूसरे फेज में ये अच्छी थी, तीसरे फेज में ये अच्छी थी।
इनके करियर के पहले फेज में वो बहुत, अब मीना कुमारी इतनी आपकी बात खूबसूरत कर है। रही थी, देखिए हीरो की बात आई तो कितनी जल्दी से नाम ले लिया एक, लेकिन हीरोइन में एक नहीं समझ आ रही है। नहीं, मैं हीरोइन पर किसी भी एक पर पिन पॉइंट नहीं कर सकता। वही मैं पहली बोल रही देखिए, हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर असल हम में नहीं मर्द देखिए, जो होता है ना, मर्द बाय नेचर पोलीगैमस है, तो इसलिए नहीं ये करेक्ट, वही वही ये मैं नहीं, कहना ये चाहती नहीं, हूँ, आई वाज़ पॉइंटिंग आउट नहीं टुवर्ड्स दैट। मैं नहीं मानता इस बात को, बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। लेकिन देखिए यहाँ पर ये है कि आपने अगर देवानंद का नाम लिया तो 30 इयर्स तक उसका रोमांटिक एरा चला। तो 30 इयर्स तक तो कोई हीरोइन आपकी है नहीं जो रोमांटिक एरा चला रही है। फिर आप कहेंगे कि जो उसके वो ब्लैक एंड व्हाइट एरा था मुझको ये अच्छे लगते थे, या 50s में ये, 60s में ये अच्छे लगते थे। तो हीरोइंस को इस तरह हम उसमें डाल सकते हैं, सर कोई बिकॉज वैसे उनकी नाम ले दे, 3-4 नाम ले दे। लॉन्जिविटी उनकी उतनी नहीं होती, इसीलिए। सर कुछ वैसे 100 3-4 साल नाम में ले से दे, 3 नाम ले लीजिए ना, 3 100 नाम साल ले में। ले, 3 100 भी साल। बहुत, 3 भी बहुत कम हो गए। यू हैव चलिए टू सर 5 स्टार्ट 5 नाम ले, स्टार्ट विद 5 नरगिस एंड गीता बाली एंड टॉप 10 ले मधुबाला। लीजिए, चलिए टॉप 10 टॉप आपका 10 ले दायरा लें। बढ़ा देते हैं। हाँ, तो स्टार्ट विद नरगिस एंड गीता बाली एंड मधुबाला एंड मीना कुमारी एंड देन वहीदा रहमान एंड नूतन एंड देन कम टू हेमा मालिनी एंड मधुबाला आप भूल गए। मैं कहा ना मधुबाला, आई सेड मधुबाला। नहीं, आपने मीना कुमारी कहा। हाँ, नहीं मैंने मधुबाला भी, मधुबाला मधुबाला भी, भी। मधुबाला को जी, तो मिस कर नहीं सकते आप। So, एब्सोल्युटली। and then you come down to Mala Sinha and then Wahida Rahman and come forward to Hema Malini and beyond Hema Malini, uh, then the times changes when you have people like Zeenat Aman and all these people. So, सर शर्मिला टैगोर आप मिस कर गए। Shamila Tagore is there also. Correct. और अभी जो 3-4 दशक की अगर बात करें, उसमें से आपको कौन लगते हैं? नहीं, मैं तो आजकल की फिल्मों के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं आपको इनफैक्ट इफ आई वॉच अ फिल्म आई डोंट इवन नो कि ये किसका क्या नाम है, कौन है, आई डोंट नो दैट। माधुरी दीक्षित एंड ऑल। हाँ, माधुरी दीक्षित वाज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, शी वाज वेरी प्रोमिनेंट। एंड देन यू हैव ऑफ कोर्स दिस सोसाइटी। आजकल की जो जनरेशंस हैं वो फिर शाहरुख खान वगैरह का भी नाम लेंगी, बिकॉज दे हैव बीन फॉलोइंग दोज पीपल। तो मेरे को आप पूछ, मैंने आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु वॉच दोज फिल्म्स, तो आई एम नॉट राइट पर्सन टू टॉक ऑन दोज पीपल। बट है तो जरूरी है कि वो रोमांटिक एक वो तो होता ही होगा, उनका भी आइडेंटिफिकेशन होगा ना सोसाइटी में, उनकी फैनशिप भी तो होगी ना। अब आजकल के लड़के लड़की जो भी हैं, जो भी एक्ट करते हैं, इनकी फैनशिप भी जरूरी है, होनी है। तो उनको भी तो लोग कुछ होते होंगे जो रोमांटिक बहुत ज्यादा समझते होंगे, जो अपने वॉल्स के ऊपर पिन अप फोटोग्राफ्स लगा लेते होंगे उनकी। तो ऐसा तो होता ही होगा। तो नाम लेकिन रोमांस का जो एरा म्यूजिक के साथ अटैच्ड है ना, वो सारा का सारा 50, 60, 70s में रैप अप हो जाता है। दैट इज इट। उसके पहले के 5 साल ले लीजिए, उसके बाद के 5 ले लीजिए, बिकॉज वो मेल्टिंग ईयर्स हैं। ट्रांजिशनल फेज आप कह सकते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन द अदरवाइज रोमांस। जो 90s का जो रोमांटिक सॉन्ग्स रहे, वो कुछ एक अलग ही तरह के गाने, अलग तरह का म्यूजिक होता था, और कुछ एक अलग ही था जो कुछ अलग करता है, जो आज का दौर और जो 50s 60s 70s 80s तक, वो लेट 80s और अर्ली 90s वाला जो फेज था, वो थोड़ा अलग सा नहीं लगता, कुछ एकदम बिल्कुल अलग सा लगता है, आउट देखिए, ऑफ द प्लेस। हम लोग जो थे ना, हम पुरानी फिल्मों को रिपीट करके दोबारा देखते थे वीडियो पर, सीडीज पर, गाने देखने के लिए। आज हम फिल्म देखते हैं, गाना आता है तो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये फर्क पड़ गया ना म्यूजिक का। क्या बात है, आपने एकदम सम अप कर दिया एक लाइन में सारे। ये रियलिटी है ना आजकल। और मैं अपनी वाइफ को बताया करता था कि देखो गाना चल रहा है, कोई भी आज की फिल्म का कोई भी गाना चल रहा है, मैं जब मुखड़े पे पहुंचते थे तो हमको भूल जाता था कि अंतरे मुखड़े की ट्यून क्या थी, अंतरे तक पहुंचते पहुंचते भूल जाते थे कि इसके पहले क्या सुना था, पहली लाइन ही भूल गए हम। अगले हमको सुन रहे तो पहली पता ही क्या सुनी थी। तो गाना तो म्यूजिक रजिस्टर ही नहीं होता आपके दिमाग में, because it's just come and go flash. It doesn't really impact your life. पुराने गाने आपने जो सुने हुए आपके दिमाग में इस तरह जहन में बैठे हुए हैं, उसके एक एक नुक्ता, एक एक उसकी ट्यून का ट्विस्ट आपके दिमाग में एकदम सेटल्ड होता है, बैठा हुआ होता है। दैट इज द डिफरेंस इन द लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग एंड द फ्लैश कम एंड गो वाले लोगों में बीच में।
but that is the way it is. That's the way society is. We will come through it and we'll have the next phase. So, but romance will always be there. I believe कि romantic तो लोगों के अंदर romance तो हमेशा ही रहेगा. और रोमांस सोसाइटी की बात करें या इंडियन सिनेमा की बात करें, दोनों ही का एसेंशियल पार्ट रहा है और मुझे लगता है कि वो तरीका लोगों का बदलता रहेगा। एक्सप्रेस तो लोग ऑफ कोर्स इंसान वैसे ही उसी तरह से करेंगे, लेकिन फिल्मों में किस तरह से दर्शाया जाता है ये तरीका हर एक डिकेड की हम बात करें तो तरीका बदला है। और लेकिन व्यूअर्स जो हम अगर सही जो आपने एग्जैक्टली बोला, जो एक पूरे एक एरा की बात करें इंडियन सिनेमा में जो रोमांस को दर्शाता है, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, वो 50, 60, 70s और 80s आते तक भी आप कुछ हद तक मान सकते हैं। लेकिन अभी तो बिल्कुल बंटाधारी हो गया रोमांटिक मूवीज। इनफैक्ट जितने भी मेरे प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हैं उनसे बात होती है तो हर कोई चाहता है कि हम अच्छी रोमांटिक फिल्म बनाएं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फिल्म बनाएं, लेकिन लोग भी पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, उनको पता नहीं कुछ भी पसंद आ जाता है और बड़ी अच्छी फिल्में और बड़ी अच्छी कहानियां नहीं चलती। तो आजकल ऑडियंस का भी आपको कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर देखना क्या चाहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? लिटरेचर बेस्ड कहानियां बंद हो चुकी हैं, फिल्में बंद हो चुकी हैं। मेरे को आई डोंट नो कि अब आज का लिटरेचर जो भी है, लिटरेचर तो है ना, आपको जरूरी नहीं है कि 100 साल पुराना लिटरेचर ही उठाना है, लेकिन लिटरेचर बेस्ड कहानियां बननी बंद हो गई, और जो बनती भी हैं वो पुराने लिटरेचर की मतलब मजाक ही उड़ाती हैं उसका। तो अब जैसे वो जो देवदास बनी थी शाहरुख खान वाली, आई मीन शरद चंद्र चैटर्जी ने देखा होता तो बेचारा जहर खा के मर गया होता। तो वो इतनी रद्दी है, वो इतनी रद्दी है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। इट वाज ब्लास्फेमी। तो अब लिटरेचर बेस्ड चीजें एक तो बंद हो चुकी हैं और दूसरा उसके ऊपर बनना बंद हो गया। तो आज भी जो लोग राइटर्स हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उस लिटरेचर पर तो आप फिल्म बना सकते हैं। तो लिटरेचर बस बनाएंगे तो आपको कंटेंट मिलेगा ना। आज तो फिल्मों में कंटेंट ही नहीं रहा, कोई स्टोरी लाइन ही कुछ नहीं है। आप जो एक फिल्म देखते हो वो 10 फिल्मों में वही चलता रहता है। Absolutely. Then it doesn't sort of register onto you कि what are these people trying to show you. So once you lose your content and literature, you lose the dialogues also, you lose the songwriting and lyrics also. Possibly is everything. This is what is happening in the films. वो conscious effort नहीं है कि अब दूसरी चीज होती है ना कि हमको पैसे कमाने हैं बस, तो इधर से उधर से कहीं से तो पैसे बन जाएंगे, तो अच्छी सी लड़की ले लो, कम कपड़े पहनाओ, पैसे कमा लिए। तो this theory, this formula has to somewhere you have to make Short formula success का. Yeah, this is not going to take you forward as far as your cultural advancement of cinema is concerned. Absolutely. वसीम साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये अब बिल्कुल हर चीज बड़ी मैकेनिकल हो गई है और बड़ी कमर्शलाइज्ड है, और अब ये देखा जाता है कि कौन सी चीज सेंसेशनलाइज करती है ऑडियंस को। और वो जो एक लिटरेरी रोमांस हुआ करता था जिसका ताल्लुक लिटरेचर से था, वो अब हमें नज़र नहीं आता। और यही एक वजह है कि अब म्यूज़िक की गुंजाइश भी बहुत कम हो गई है अच्छे म्यूज़िक की फिल्मों में, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक और अच्छा रोमांस दोनों आपस में लिंक्ड हैं। वो एक वसीम साहब, गुलजार साहब ने एक फिल्म बनाई थी माचिस। जी ठीक है ना, वो मेरे ख्याल से 96, 95, 94 ऐसा ही होगी वो फिल्म। हाँ जी। तो वो माचिस के समय गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए अब डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स खत्म हो चुके हैं, दे डोंट वांट टू फाइनेंस मी और डिस्ट्रीब्यूट माय फिल्म्स एनीमोर। तो आप सोच सकते हो कि कोई कॉन्शियस फिल्म मेकर जिसके अंदर आर्ट बहुत अलाइव था, वो किस तरह मर जाता है कमर्शियल के सामने। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस सोसाइटी इन जनरल। सही बात है, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। तो आज का ये जो डिस्कशन है यही भी पूरा होता है, और आगे भी बात करेंगे किसी ना किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज के लिए पीयूष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंबर जी, थैंक यू। थैंक यू।